नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका न्यूज़ इंडिया पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर। रतन टाटा देश के बहुत बड़े कारोबारी, दुनिया के एक और बड़े कारोबारी बिल फोर्ड से मिलने के लिए अमेरिका गए, फोर्ड्स कंपनी। और मकसद ये था कि टाटा ने इंडिका कार को लॉन्च किया था, लेकिन बाजार से रतन टाटा को बुरी खबर लगातार आ रही थी। घाटा बढ़ता जा रहा था और कंपनी पर आर्थिक बोझ इतना हो गया कि कंपनी दबाव में आ गई। यहीं से रतन टाटा और इंडिका की कहानी और दिलचस्प हो गई। घाटे को देखते हुए यह चर्चा शुरू हुई कि इस कार को या सेगमेंट को बेच देना चाहिए। रतन टाटा की अमेरिकी कार मार्केट में जो सबसे बड़े खिलाड़ी बिल फोर्ड्स थे, उनसे डील शुरू हुई। टाटा ने डील की बात शुरू की, लेकिन बिल फोर्ड की टीम का रवैया बहुत अपमानजनक था। बिल फोर्ड ने ही खुद पूछा था रतन टाटा से, और वो भी सख्त लहजे में, कि जब आपको पैसेंजर कार बनाने का कोई इल्म नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, तो आपने बिजनेस शुरू ही क्यों किया? रतन टाटा को ये बात खल गई। उन्होंने उस डील को वहीं रोक दिया और अपनी टीम को लेकर के हिंदुस्तान लौट आए। फैसला कर लिया कि अब वो टाटा इंडिका को नहीं बेचेंगे। उन्होंने कार पर मेहनत की, उसमें बहुत सारे बदलाव किए, लगातार बिजनेस की जितनी बारीकियां हैं वो उसमें आजमाई गईं। टाटा की कारों ने लगभग पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। वक्त का पहिया घूमता रहा। 1998 से 10 साल आगे 2008 मंदी का दौर था और अमेरिका में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया। फोर्ड कंपनी जिससे बात करने के लिए टाटा गए थे, वो खुद घाटे में आ गई। फोर्ड, जगुआर और लैंड रोवर बेचना चाहती थी। इस बार फोर्ड की टीम अपनी इन दोनों प्रतिष्ठित कंपनियों को या कार ब्रांड्स को बेचने के लिए टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंची। वही बिल फोर्ड जिन्होंने टाटा को कहा था कि आपको जब अनुभव नहीं था तो आपने अपनी कार सेगमेंट का शुरुआत ही क्यों की? उन्होंने रतन टाटा से कहा कि आप मेरे इन दोनों कार ब्रांड्स को खरीद लीजिए। ये कंपनी जो लगातार घाटे में जा रही है, इससे मुझे उबार दीजिए। उन्होंने कभी बदले की भावना से बात नहीं की रतन टाटा ने। उनको लगा कि वो जो मुझे चोट पहुंची थी, यह चोट सामने वाले को नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वह डील पूरी की और बिल फोर्ड से दोनों कारें, यानी कि जगुआर और लैंड रोवर खरीद ली। बिजनेस में एक बड़ी मदद हुई बिल फोर्ड की। ये जो कहानी है, जो रोज मैं शुरू करता हूं न्यूज़ मास्टर के साथ साथ, सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह समझ में आए कि जिंदगी में कुछ भी जो है असंभव नहीं है, और जो हालात आज की तारीख में मेरे हैं वो कल नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें अपना काम लगातार करते रहना है। हमको जो हासिल करना है उसकी तरफ हमारी नज़र होनी चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है उसके ज़रिए उधर जाने की हर मुमकिन कोशिश मुझे करना चाहिए। और हालात बदलते हैं। चक्के का जो हिस्सा नीचे है वो एक रोज ऊपर आएगा। इसको हम समय चक्र कहते हैं। और अब बात आज न्यूज़ मास्टर के उन 4 चैप्टर्स की जिनसे होकर के हम गुजरेंगे। चैप्टर 1 में हम बात करेंगे उन लोगों की जो बाजार में सामान खरीदते हैं, आंख मूंद कर भरोसा करते हैं क्योंकि उस पर लिखा होता है कि इसमें ऐसा है, खास करके नेचुरल। तो जो सामान आप नेचुरल पढ़ के खरीदते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, इसका एक सच मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे पटना की उस नीट छात्रा की जिसका बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई, और बहुत बड़े सवाल हैं, खास करके अब वहाँ के पुलिस मुखिया के ऊपर जिनको डीसीपी कहते हैं। इस केस को दबाने के लिए किस तरह की साजिश वहाँ रची गई है, इसका पन्ना पन्ना या कहिए कि हिस्सा हिस्सा मैं खोल करके आपके सामने रखूंगा। कई चेहरे बेनकाब होंगे आज।
चैप्टर 3 में बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसको लेकर राजनीति में आज बवाल हुआ, संसद में कोहराम रहा। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान भारत में चीनी घुसपैठ और चीन की तरफ से टैंक्स तक के भारतीय सरहद तक आने की बात कही। सदन में हंगामा मचा और राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे थे उसका सच क्या है, कहाँ से वह बात कह रहे थे, यह भी हम आपको बताएंगे। और जब वो कह रहे थे तो फिर गुजरे वक्त में क्या क्या ऐसा हुआ है जो उनके लिए भी खुद सवाल है। और चैप्टर 4 में बात होगी भारत सरकार के रेयर अर्थ कॉरिडोर वाले मास्टर स्ट्रोक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र के दौरान रेयर अर्थ कॉरिडोर की जानकारी दी या फिर उसका जिक्र किया। और ये क्या है, ये हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलने में कितना मददगार होगा, कैसे चीन के लिए हिंदुस्तान एक बड़ी मुश्किल पैदा करेगा या फिर उस पर जो निर्भरता हमारी है वो खत्म हो जाएगी। पहले चैप्टर 1। आप जो बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं सामान, खाने पीने का, रोज़ाना इस्तेमाल का, आजकल अगर आप किसी भी प्रोसेस्ड फूड और पैकेट को उठाइए, जूस हो, बिस्किट हो, तेल हो या हेल्थ ड्रिंक हो, आपको इन पर एक शब्द ज़रूर लिखा मिलेगा, नेचुरल। नेचुरल जूस, नेचुरल फ्लेवर, 100% नेचुरल, इस तरह के शब्द आपको हर पैकेट पर देखने को मिलेंगे। नेचुरल पानी भी लिख सकते हैं ये बाजार वाले। बाजार का जो खेल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस खेल में हमारे साथ क्या खिलवाड़ होता है यह जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई हमारी ज़िंदगी में अचानक सब कुछ नेचुरल हो गया है, या कहीं नेचुरल नाम का शब्द अब मार्केटिंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। आज मैं आपके सामने इस शब्द की परत दर परत और इस लिखे हुए शब्द के पीछे की जो असलियत है उसको आपके सामने ही रखूंगा। सच जानना चाहिए आपको, नेचुरल और असली प्राकृतिक प्रोडक्ट में कितना बड़ा फर्क होता है यह मालूम होना चाहिए। मालूम है शायद हम उसको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। नेचुरल शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, आप क्या समझते हैं इससे? पैकेट पर नेचुरल लिखा हुआ है तो फिर खेत, पेड़, फल, मिट्टी, ये जो नेचुरल चीजें हैं यही होंगी, कोई मिलावट नहीं होगी, बिना फैक्ट्री के सीधा आपके पास वो आता है। मार्केट को ये बात अच्छे से पता है कि आप नेचुरल को नेचुरल समझते हैं कि पेड़ों से आया है, खेतों से आया है, लेकिन वो नेचुरल लिख करके अपने कारोबार का, मुनाफे का एक शॉर्टकट लेकिन धोखे से भरा रास्ता अख्तियार करता है। नेचुरल लिखा है तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं समझी जाती है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि कानून की नज़र में नेचुरल का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर लिख रहा है तो जाहिर है कि उसको कहीं न कहीं कानून का एक दरवाज़ा इस तरह से लिखने की इजाज़त दे रहा है। कई देशों में नेचुरल की परिभाषा साफ नहीं, भारत में भी नेचुरल का मतलब साफ नहीं। कंपनियां प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्राकृतिक चीज़ें डालती हैं, इसके बाद प्रोडक्ट को नेचुरल लिख दिया जाता है और उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है विज्ञापन के जरिए। जूस के पैकेट पर आगे लिखा होता है नेचुरल, पीछे पढ़ने पर साफ पता चलता है कि सिर्फ 10 से 15% वो है, वो अमरूद हो, सेब हो, आम हो, जो भी है, बाकी शुगर है, फ्लेवर है, प्रिजर्वेटिव है, फिर भी नेचुरल, क्योंकि उस प्रोडक्ट में 10% वो फल था जिस फल का वो जूस बताया जा रहा है, या फिर वो प्रोडक्ट कानून इसकी इजाजत देता है। अब सवाल ये है कि ऐसे प्रोडक्ट बाजार में कहां से पहुंचते हैं? आखिर कितने लेयर की चेकिंग के बाद नेचुरल कहे जाने वाले प्रोडक्ट बाजार से आप तक आते हैं? मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसका सरोकार हमारे आपके जीवन से और रोज़ की ज़िंदगी से है। हम आप घर परिवार के लोग जो कुछ भी खरीदते हैं यह मान करके चलते हैं कि यह प्रोटीन है तो आ गया, यह
गेहूं है, वीट है तो ओरिजिनल नेचुरल है, आ गया, या फिर आंवला नेचुरल है, आ गया। ऐसे तैयार होता है जो प्रोडक्ट, उसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। प्रोडक्ट बनाने वाले जो मटेरियल होते हैं उसको लिया जाता है, फिर प्रोडक्ट का टेस्ट, उसको फाइनल किया जाता है। तीसरा स्टेप होता है कि प्रोडक्ट का जो फ्लेवर या कलर होता है वो तय होता है। फ्लेवर, रंग में बदलाव सिर्फ सरकारी एजेंसी करती है जो उसकी जांच परख करती है और सर्टिफिकेट देती है। प्रोडक्शन में यूज होने वाले मटेरियल तय होते हैं। फैक्ट्री में वर्करों की कंडीशन देखी जाती है। प्रोडक्ट की पैकिंग होती है, प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाया जाता है। यानी कि आपकी फैक्ट्री में एक सामान के बनने की पूरी प्रक्रिया से बाजार तक पहुंचने के दौरान कई स्टेप्स और स्टेजेस होते हैं। अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाले शब्द कौन से हैं जिनको हम देख करके गुमराह हो जाते हैं, और उसमें एक है नेचुरल फ्लेवर। इस शब्द का इस्तेमाल क्या है? इस शब्द का मतलब ये नहीं कि उसमें ताज़ा फल या मसाले डाले गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फ्लेवर का सोर्स कभी किसी प्राकृतिक चीज से जुड़ा रहा है, लेकिन उसे फैक्ट्री में प्रोसेस किया गया है, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है और फिर प्रोडक्ट तैयार हुआ है। यानी कि स्वाद प्राकृतिक नहीं है, बस उसका बर्थ सर्टिफिकेट नेचुरल है कि उसमें वो 10%, 15%, 20% डाला गया है, बाकी सब हमारा है और वो प्रोसेस्ड है, वो फैक्ट्री के भीतर तैयार किया गया है। पानी है, शुगर है, प्रिजर्वेटिव है, कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। नेचुरल फ्लेवर जब लिखा जाता है सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए होता है। अब आप एक ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि प्रोडक्ट होता कैसा है, सच क्या है, यह भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। हनी कितना हेल्दी होता है? कंपनियों का दावा होता है कि मिलावट का खेल नेचुरल हनी या शुगर सिरप, हनी कॉर्न सिरप, प्योर हनी, प्रोसेस स्वीटनर, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं इनके बारे में दावा होता है कि ये मधु हैं, ये सीधे मधुमक्खियों के छत्ते से निकाले गए हैं और बिल्कुल शुद्ध हैं। ये प्रोसेस्ड होते हैं, इनमें शुगर मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, बहुत कुछ मिलाते हैं। फायदे के खेल में जो कुछ भी मिलाया जा सकता है जिससे कि आप कम इनपुट डालकर मैक्सिमम आउटपुट ले लें, यह चल रहा होता है और बाजार इसी के मुताबिक खेलता है और हमारे साथ खिलवाड़ होता है। कंपनियों का दावा होता है कि मिलावट का खेल कोल्ड प्रेस्ड रिफाइंड ऑयल, जो आप देख रहे हैं, बेस्ट वुड प्रेस्ड रिफाइंड ऑयल, बेस्ट नेचुरल ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये जितने भी ऑयल हैं ये वो नहीं है जो हमारे खेतों से सरसों निकलता है या नारियल से जो तेल निकल आता है। ये सारे प्रोसेस्ड हैं। बच्चों के खाने में खेल कैसे कंपनियां करती हैं, दावा करती हैं कि ये नेचुरल किड्स बिस्किट, उसमें शुगर ज्यादा है। नेचुरल किड्स ड्रिंक्स हानिकारक है। हेल्दी नेचुरल जो चिप्स होता है वो हानिकारक कलर से मिला होता है। मिल्क चॉकलेट में प्रिजर्वेटिव होता है। आम आदमी इन प्रोडक्ट्स के नाम पर बहुत कंफ्यूज रहता है। हम आप सब अगर आप बाजार से ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो थोड़ा समझिए, क्योंकि आज मेरे दिखाने का मकसद यही है कि कुछ भी ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम हेल्दी हों, सेहतमंद हों, अपने परिवार को ठीक रखें, इसकी खातिर हम नेचुरल लेकर के आते हैं और लगता है आपको कि यह तो वही है जो खेतों से और पेड़ों से और बाकी बागवानी से आ रहा है। ऐसा नहीं है। ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। ये अच्छा नहीं, खतरनाक है। जिन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, अब मैं आपको वो सारी बातें बता रहा हूं। आप कभी भी डब्बे पर लिखा हुआ कुछ पढ़ करके प्रभावित मत होइए। उनके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको पढ़िए कि इसमें क्या मिला हुआ है। पहली 3 चीजें क्या हैं ये पहले आप देखिएगा। शुगर,
किस नाम से लिखी हुई है, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स कितने हैं, प्राकृतिक खाना पैकेट नहीं रसोई में मिलता है। ये जितने भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड हैं, अगर आपको नेचुरल देखने के बाद लगता है कि वो वैसा ही है जैसा आप खेत का अनाज ला करके घर में खाना पका करके आप खा लें, तो ये तो सरगुनाहे अजीम है, नहीं है। इसलिए आपकी रसोई के भीतर जितनी चीज़ें हैं जो आप खरीद करके ला रहे हैं, कुछ भी है, मसाले हैं तो, अनाज है तो, तेल है तो, जो सीधा आता है वही आपके जीवन का आधार है। अगर उनको छोड़ के ऑर्गेनिक लेकर के आप आते हैं तो आप मानिए कि आप अपने जिस्म के भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलावटी हैं, वो जा रही हैं। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाला शब्द एक ही है, नेचुरल, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। और ये इतनी मिलावट हो जाती है, मुनाफा फिर मुनाफा फिर मुनाफा, तो धीरे 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 वो चीज़ें जो सस्ती हैं वो ज़्यादा मिलाई जाती हैं। एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको, फिर आगे चलेंगे। एक राजा था, उसके यहाँ दुधिया ने दूध दिया। दूध बहुत गाढ़ा था, राजा ने उस दूध को पिया, राजा का हाजमा ख़राब हो गया। तो उसने अगले दिन उसको बुलाया, बोला कि तुमने जो भी दूध दिया था वो गड़बड़ था, उस दूध की तरह का दूध आपने तुमने दिया तो मुझे लगता है कि तुमको सूली पर टांगना पड़ेगा। दूधिया डर गया, वो घर गया। अगले दिन सोचा कि हम क्या करें, तो उसने उस दूध के भीतर पानी मिला दिया। दूध निकाला, एक गिलास और एक गिलास पानी मिला दिया। आया राजा के पास, राजा ने पिया, हाजमा तो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन उनको लगा कि यार कल की तरह दूध तो है नहीं। तो उन्होंने एक जांच अधिकारी बिठा दिया कि इस पर ध्यान रखो कि ये क्या करता है। उसने देखा कि ये गिलास दूध मिला रहा है, पानी मिला रहा है और दूध निकाल रहा है। पकड़ा उसको तो बोला कि साहब जब आप आ ही गए हैं तो आप भी ले लीजिए। तो उसने उसको एक गिलास दूध दे दिया, फिर उसके बदले में पानी डाल दिया। राजा को लगा कि परसों कल आज स्वाद बदल रहा है, तो जांच अधिकारी के ऊपर उन्होंने एक और जांच अधिकारी बिठा लिया। तो वो पहुंचा तो उसने कहा कि जब तुम दोनों हो, तो कहा कि हम दोनों तो कर ही रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो उसको भी एक गिलास दे दिया। तो अब एक गिलास उधर भी दूध चला गया, यहाँ भी दूध चला गया। तो अब दूधिया का अपना पहले वाला था, 3 गिलास पानी आ गया। ऐसे धीरे धीरे एक दिन राजा के यहाँ वो पानी लेकर के पहुँच गया। तो राजा ने कहा कि ये क्या है? तो उसने कहा कि साहब दूध तो मैंने पहले आपको ठीक दिया था, लेकिन धीरे धीरे आपने इतने लोग बिठा दिए कि उन्होंने सब दूध लेना शुरू कर दिया, तो अब आपके हिस्से में पानी बच गया। बाजार यही है, मुनाफा दर मुनाफा, तो सस्ता सस्ता सस्ता, इतनी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं कि नेचुरल के नाम पर हम जो कुछ भी खरीदते हैं, खाते हैं, दरअसल वो हम अपने साथ खिलवाड़ करते हैं और हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है उसको देखिए। कोई आलमंड बादाम वाला बिस्किट नहीं होता है, कोई काजू बिस्किट नहीं होता। देखिए काजू कितना है, आलमंड कितना है, शुगर कितना है, प्रिजर्वेटिव्स कितने हैं, ये सब नुकसान है। इन नुकसान से बचना हमारा काम है। जितना पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है, अगर आप उसको दूर रखें, सॉफ्ट ड्रिंक को दूर रखें, तो परिवार सेहतमंद रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। अब चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 और बात करेंगे पटना में 6 जनवरी को जिस लड़की की मौत हुई शंभू गर्ल्स हॉस्टल के भीतर, जो लड़की अपने कमरे में कथित तौर पर बेहोश मिली, जिसको वहां के एक लोकल अस्पताल में 2.5 किलोमीटर दूर एडमिट कराया गया, फिर एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जो बेहोश मिलने से लेकर के मरने तक 5 दिनों तक जिंदा रही। इशारे में उसने अपनी मां को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। पुलिस ने जिसकी कोई रपट नहीं लिखी, 11 जनवरी 2026 यानी कि इसी साल उस बच्ची की मौत हो गई। 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में कोई FIR नहीं। उसके घर परिवार, माँ बाप लगातार कहते रहे कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बलात्कार की तरह है, हत्या की तरह है, लेकिन पुलिस आराम से बैठी रही। वो पल्ला झाड़ने की हर मुमकिन कोशिश करती रही और यही कहती रही कि छात्रा ने नींद की गोलियां खा ली, उस बच्ची ने नींद की गोलियां खा ली और गोली खाने के बाद एक तरह से उसने सुसाइड कर लिया।
अभी तो वो कल वही बोले कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। तरह तरह की बातें हम लोग निराधार आरोप लगा रहे हैं। आज 25-26 दिन हो गया घटना के, लेकिन आज तक हम ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार। कल भी हम लोग गए, वहाँ हम लोग को प्रताड़ित किया जाने का प्रयास किया गया। डीजीपी साहब जो थे हम लोगों को धमकाए कि ठीक है हम केस को ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई के, और सीबीआई आप लोग को दौड़ाते रहेगी, दौड़ते रहिएगा 2 साल, उसके बाद थक जाइएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या हुआ। तो हम लोग को भरोसा था सीबीआई पे सर, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग को डराने धमकाने के लिए डीजीपी के द्वारा किया गया, इसलिए भरोसा आप सर सीबीआई पे भी नहीं है। और जिस तरह से काम यहाँ पे एसआईटी किया है वही काम सीबीआई भी दोहराएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना दिन में पूरा साक्ष्य मिटा करके केस को बिहार पुलिस ट्रांसफर कर रही है कहाँ, सीबीआई को। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अति देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। डायरी में लिखती है, अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये नहीं है कि वो हत्या ठीक है, हम कहते हैं कि हत्या हो गया। कहना क्या चाह रही है पुलिस, कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ। एक भी रूप हमको मिल नहीं रहा है यहाँ, और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं, वो कल बोला गया है सर इसके बारे में तो माँ ही बताएगी। माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं हुई जो होना चाहिए। बात होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर इनका इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल एब्यूज़ की बात नहीं आई अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा। ये तब है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी कहा सिर्फ इसलिए कि आप समझ पाएं कि घटना क्या है। खबर अब यहाँ से शुरू होती है। आज की तारीख में एक सीसीटीवी फुटेज आता है उस कमरे का, जिस कमरे से उस बॉडी को यानी कि बच्ची को गोद में उठा करके एक आदमी लेकर के निकलता है 6 जनवरी को, और वक्त है 2:20 का, दोपहर 2:20 का। लेकिन बच्ची के बेहोश होने और उसके साथ कुछ हो जाने की बात बताई जा रही है शाम 4 बजे की। यानी कि शाम 4 बजे आप उस घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिस घटना का वीडियो दोपहर 2 बजे के आसपास का है, यानी कि 2 घंटे का फासला है। इस 2 घंटे के दरमियान आपने क्या किया? आज सवाल बिहार के डीजीपी से है। एक डीजीपी जो माँ बाप को कहता है कि आप ये मान लीजिए कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, आपकी बेटी की हत्या नहीं हुई, आपकी बेटी ने खुदकुशी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस बच्ची की हत्या हुई, उस बच्ची के जिस्म के ऊपर नाखून के निशान हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स के बाहर और अंदर गहरे जख्म हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा है, पीठ रगड़ खाने के कारण काली पड़ गई है। बहुत देर तक वो लोगों से लड़ती रही होगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही होगी। उस राज्य का डीजीपी कहता है माँ बाप से कि मान लो तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर दी। किसको बचाने के लिए, किसकी खातिर? अगर राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का मुखिया इतना बड़ा फरेब करता है, एक बच्ची की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है, भद्दा गंदा मजाक है ये। 2 घंटे ये वीडियो दोपहर 2:20 का है। 4 बजे तुम रिपोर्ट कराते हो कि 4 बजे बच्ची के कमरे से बॉडी निकाली गई।
2 घंटे में तुमने क्या किया? 2 घंटे में तुमने वहां के सुराग मिटाए, तुमने सबूत मिटाए, कमरा खोला रखा। 2 घंटे में तुमने क्या किया? 2 घंटे में तुमने अपने आप को बचाने का जुगाड़ किया। अस्पताल से सांठ-गांठ की होगी, पुलिस वालों को बताया होगा उस बच्ची की बॉडी को कैसे कहाँ ठिकाने लगाया जाए या कैसे इस बात को छुपाया जाए कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अपराध हो गया है। यह सब कुछ छुपाने, दबाने और लोगों को सट करने के लिए तुमने 2 घंटे का समय लिया। यही बड़ा सच है। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुलिस लगातार यही कहती रही कि उसने खुदकुशी कर ली। उस बच्ची ने कहां से दवा खरीदी और कब उसने दवा खाया और दवा खा करके उसने सुसाइड कर लिया, इस पर पुलिस का लगातार जोर रहा। कितने लोग, वो रोशनी कुमारी जो थाने की महिला, वो कहती है कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली, दवा खा ली। उससे ऊपर का अधिकारी एसीपी वो कहता है कि बच्ची ने दवा खाई, खुदकुशी कर ली। उससे ऊपर का अधिकारी एसपी, बच्ची ने खुदकुशी कर ली, दवा खा ली। उससे ऊपर का अधिकारी एसएसपी, बच्ची ने खुदकुशी कर ली, दवा खा ली। और सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी कहता है कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली। यही मान लो मां बाप से। क्यों? ये सारे अधिकारी डीजीपी को छोड़ के तब बोल रहे थे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। 11 तारीख को बच्ची मरती है, 15 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी चोटें साफ होती हैं। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है उसका बलात्कार हुआ, उसके कपड़ों के ऊपर स्पर्म है। स्पर्म किसने बलात्कार किया? हैवानियत किसने की? उस बच्ची पर जो गुजरी, परिवार के ऊपर जो गुजर रही है, उससे बिल्कुल बेफिक्र होकर के राज्य का मुखिया कहता है पुलिस का कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया होगा, यही मान लो। कैसे भरोसा करेंगे आप ऐसी पुलिस के ऊपर? ऐसी पुलिस अपराधियों के साथ, मालदार सुखदार लोगों के साथ, इस तरह के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके साथ साजिशन रहती नहीं होगी, सांठ-गांठ में नहीं होती होगी। वो इस तरह के बड़े बड़े मामलों को दबाती नहीं होगी। आप यकीन कैसे करेंगे? सारे सबूत आपके सामने हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, मैं बड़ी वॉल पे आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। और 2 घंटे, आज जो वीडियो आया है वो वीडियो दोपहर 2 बजे का है। 4 बजे तुम बताते हो कि बॉडी हमने निकाली कमरे से। 2 घंटे तुमने सिर्फ मैनेज किया है, तुमने साजिश की है, सांठ-गांठ की है उस शंभू हॉस्टल का ओनर है, पुलिस वाले के साथ, डॉक्टर के साथ, वहां के दलालों के साथ, बाकी जितने लोगों के साथ कर सकता था उसने 2 घंटे में यही किया होगा। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखिए। प्राइवेट पार्ट में अंदरूनी चोटें, शरीर पर कई जगह चोट के निशान, गर्दन पर खरोंच दबाव के निशान, गला दबाने या दम घुटने से हुई मौत, रेप के बाद हत्या से इनकार नहीं, छात्रा की मौत नेचुरल नहीं थी। और पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है डीजीपी जिसको कहते हैं, माँ बाप की वो जो बौखलाहट है, वो बिलबिलाहट है, आप उसको समझिए। कहां जाए आदमी? किससे इंसाफ की उम्मीद करेगा? वो आक्रोश में है, बौखलाए हुए हैं कि अंदर यह पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी जिसको डीजीपी कहते हैं कहता है कि मान लो तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली। फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, एफएसएल रिपोर्ट क्या है? एफएसएल रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं। एफएसएल की रिपोर्ट दिखाइएगा। छात्रा के कपड़ों से मेल स्पर्म के नमूने मिले। स्पर्म जांच में यौन अपराध की पुष्टि। यौन अपराध का मतलब रेप। घटनास्थल से सीमन खून के नमूने मिले। घटनास्थल पर खून के धब्बों की भी पुष्टि। छात्रा के कपड़े भी फटे हुए मिले। छात्रा के साथ जबरदस्ती की गई। खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती रही छात्रा। एक लड़की के कपड़े फटे हुए हैं, शरीर पर जख्म के निशान हैं, गर्दन को दबाने के निशान हैं और वो लगातार संघर्ष करती रही। उसकी पीठ नीली पड़ी हुई है, रगड़ खा खा कर किसी दीवार या किसी सख्त जमीन से उसने खुदकुशी कर ली।
ऐसी अराजक और इस तरह की अंधेरगर्दी चल नहीं सकती। ये गलत है। पुलिस कहां कहां झूठ बोलती रही है, आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। क्योंकि बिहार पुलिस के लिए यह मामला नहीं है, तमाम बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए पुलिस का सच है। और किसी भी इलाके में होगा, जब राजधानी पटना के भीतर पुलिस का सबसे बड़ा मुख्तार डीजीपी वो फरेब कर सकता है, वो झूठ बोल सकता है, वो मां बाप पर दबाव बना सकता है, वो किसको बचा रहा है, किसकी खातिर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है? ये पुलिस वाले हैं। मोबाइल हिस्ट्री, नींद की दवा, डिप्रेशन, इस पर सारा जोर रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल मैंने आपको बताया कि गर्दन और कंधे पर खून के निशान है, बलात्कार है और उसकी हत्या से इनकार भी नहीं है। ये सारी बातें आप सिरे से रद्द में डाल दो, सब रद्दी के टुकड़े हैं। ये जांच रिपोर्ट नहीं है। मां बाप ये मान ले कि बेटी तो खुद ही मर गई, लटक गई। दोपहर 2 बजे स्टकनी खोल करके, यानी कि आप वीडियो देखिए, मैं चाहता हूं कि वीडियो फिर से दिखाया जाए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दरवाजा बंद है, ऊपर से एक बच्ची चढ़ती है, उसके बाद चूंकि आवाज नहीं आ रही है तो वो स्टकनी खोलती है, यानी कि उस कमरे के भीतर आप बाहर से भी स्टकनी खोल करके जा सकते हैं और बाहर आकर के उसको बंद भी कर सकते हैं। और समय दोपहर 2:20 के आसपास का है। इस समय एक आदमी उस बच्ची को गोद में लेकर के निकल रहा है, लेकिन इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 4 बजे यह घटना हुई, जब दरवाजा खोल करके उसको देखा गया लटकते हुए, उसको बाहर लेकर के आया गया। 2 घंटे और पुलिस की सारी जालसाजियां और डीजीपी का ये कहना मां बाप से कि तुम मान लो। मां बाप कैसे मान लें? और बिहार के तमाम इलाकों में इस तरह के अगर मामले हो रहे होंगे, कोई रसूखदार, मालदार, मजबूत, दबंग किसी आदमी को दबा रहा होगा, इस तरह के अपराध कर रहा होगा, किसी के ऊपर ऐसी गुजर रही होगी, कोई हैवानियत का शिकार हो रहा होगा, उसको इंसाफ मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? हमारे सहयोगी विकास ओझा पटना से जुड़ रहे हैं। चूंकि समय इस चैप्टर के लिए अब मेरा खत्म हो गया। विकास, एक ही सवाल है, पुलिस क्या चाहती है, क्या इंटेंट है पुलिस का इसमें? किसको बचाना है? देखिए सबसे पहले जो है एसएचओ से लेकर डीजीपी तक ये बयान दे रहे हैं कि ये आत्महत्या है, तो अब निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि ये पैसे के बदौलत नहीं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख इसमें काम कर रहा है, क्योंकि ये साफ इशारा करता है कि पहले एसएचओ, फिर एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी और डीजीपी तक कह रहे हैं कि मान लो कि आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है। ये तस्वीर सामने आई है। और सबसे अहम बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट सीधे तौर पर जो है दुष्कर्म की तरफ इशारा करते हैं और दुष्कर्म के बाद हत्या की तरफ इशारा करते हैं। तो ऐसे में एसएचओ से लेकर डीजीपी तक का ये बयान देना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि इसमें राजनीतिक रसूख काम कर रहा है, किसी ताकतवर को बचाने के लिए एसएचओ से लेकर डीजीपी तक कोशिश कर रहे हैं। ये कौन है जिसको बचाने के लिए बिहार की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है? उसने उजाले को अंधेरा कहना शुरू कर दिया है और वो इंसाफ के नाम पर सरासर नाइंसाफी कर रही है। हमारी नज़र है और हम इसकी तह तक हैं, इसलिए हम आपके साथ बने रहेंगे। जहाँ कहीं भी आपका सवाल है, सरोकार है, नाइंसाफी है, वहाँ न्यूज़ इंडिया आपको मिलेगा। हमें राजनीति ज़्यादा नहीं करनी, हमें वैसी खबरों से कोई लेना देना नहीं जो महज बयानबाजियां होती हैं। हमको आपके सरोकार से बहुत मतलब है। हम आपकी आवाज़ हैं और जब कभी भी आपको लगता है कि ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ लोगों की धौंस, धमकी, दबंगई का शिकार समाज है, व्यक्ति है, तो हम आपके साथ खड़ा मिलेंगे।
और अब बात तीसरे चैप्टर में राहुल गांधी की। संसद में आज भारी हंगामा रहा। 2 बार सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। राहुल गांधी ने दरअसल पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देते हुए जब वो राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुए, अपनी बात उधर मोड़ ली और कहा कि दरअसल उनकी एक किताब है जो अनपब्लिश्ड है और उसमें डोकलाम में सीमा के पास 4 चीनी टैंक आते हुए दिखे। जनरल नरवणे की किताब का हवाला देकर के लद्दाख के इलाके में चीनी सैनिक आने और फिर उसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखना शुरू कर दिया। इस पर ऐतराज किया सरकार ने। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो किताब पब्लिश नहीं है उस पर आप बात कैसे कर सकते हैं। अमित शाह ने ऐतराज किया, किरण रिजिजू ने ऐतराज किया, अनुराग ठाकुर ने ऐतराज किया कि यह बात राष्ट्रपति के भाषण पर आप बोलने के लिए खड़ा हुए हैं, आपने एक ऐसी बात का हवाला दिया है जो किताब के तौर पर है, आप कह रहे हैं, लेकिन वो अनपब्लिश्ड है। वो कितना सच है, एक मैगजीन के जरिए आपने अपनी बात रखी है। सदन के भीतर क्या कुछ हुआ है आप यह सुनिए, फिर मैं आता हूं कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है दरअसल उसका अपना कुछ अतीत भी तो है, कुछ रेफरेंस पॉइंट्स भी तो हैं, उन पर मैं आऊंगा। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति भाषण में बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, राहुल गांधी 45 मिनट तक अपनी बात कहने के लिए जद्दोजहद करते रहे। सरकार के तमाम मंत्रियों ने कहा कि ये गलत बयानी आप कर रहे हैं, आप सदन के भीतर एक ऐसी किताब का हवाला देना चाहते हैं जो छप करके नहीं आई है। आपका कहा कितना सच है, किसी मैगजीन से उठा करके आप कुछ भी कह रहे हैं वो कितना सच होगा। सदन के भीतर जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रमाणिक होना चाहिए, वो रिकॉर्ड पर रहता है। आप दरअसल गलत बयानी करने जा रहे हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। डोकलाम को लेकर के लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी और बीजेपी नेताओं या सरकार के बीच में टकराव चलता रहा वो 45 मिनट के आसपास रहा। बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि जो किताब छपी नहीं है उसको आप कोट कर रहे हैं। ऐसे में जनरल नरवणे ने क्या कहा था पहले, मैं चाहता हूं कि उसको सुनाऊं और फिर बताऊं कि गलवान से लेकर के डोकलाम और तवांग तक एक जो राजनीति का सच रहा है कांग्रेस का वो क्या है और इस मामले पर जो राहुल गांधी रेफर कर रहे हैं वो क्या रहा। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it is serves the interests of both countries to have a very
stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's right. Approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was, of course, the disengagement, which I've just talked about. So future rounds of talks will continue, and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides, and only when it is acceptable to both sides will it actually succeed. जनरल नरवणे ने ये कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन भी कभी किसी कब्जे में नहीं आई है। दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट के ज़रिए बहुत सारे मसले सुलझाए जाते रहे हैं, लेकिन भारत की जो इंटीग्रिटी है और भारत की सरहद है, इन दोनों को कभी ख़तरा रहा नहीं है। राहुल गांधी डोकलाम का जिक्र करना चाहते थे। दरअसल उसी के हवाले से वो कह रहे थे कि डोकलाम के दौरान ही चीनी फ़ौज लगातार आ रही थी। उस समय नरवणे ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ़ोन करके जानकारी दी थी और कहा था कि यहाँ से आदेश आ जाए। उसका हवाला दे रहे थे जो उस मैगज़ीन में छपा हुआ है। इस पर सरकार ने एतराज़ किया कि ये ठीक नहीं है। डोकलाम क्या है? डोकलाम 2017 की घटना है, आपको पता होगा। भूटान के पास भारत, चीन और भूटान, चीन का वो हिस्सा जो तिब्बत कहलाता है। तो तिब्बत, भूटान और हिंदुस्तान, यह जो तीनों देशों की सरहद जिस इलाके में मिलती है वहाँ डोकलाम है, भूटान का हिस्सा है, जहाँ चीन सड़क बना रहा था और वहाँ भारत की फ़ौज ने भूटान की खातिर खड़ा होकर के यह बताया था कि आप ये नहीं कर सकते हैं। लगभग 2.5 महीने तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने रहीं। उसी दौरान का राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे। लेकिन 2-3 बातें हैं। अब ये नक्शा आपके सामने है। ये नक्शा भारत के जम्मू कश्मीर का है। पाकिस्तान का कब्ज़ा कश्मीर के जिस हिस्से पर है उसको हम POK कहते हैं, और एक हिस्सा है जिसको अक्साई चिन्ह कहते हैं। नेहरू जी के दौरान नेहरू जी ने जैसे ही कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ौज और कबायली आए हुए थे 1948 में, उनको भगाते भगाते हिंदुस्तान की सेना जहां तक पहुंची हुई थी और कुछ दिनों के भीतर वो पूरे इलाके से भगा देती, उन्होंने वहां युद्ध विराम की घोषणा कर दी और फिर जहां हमारी फ़ौज रुक गई वही LOC हो गया और पाकिस्तान के कब्ज़े में वो हरा हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है। ये नेहरू जी के तहत हुआ था। और आपको लाल रंग से जो हिस्सा दिख रहा है ये अक्साई चिन्ह है। यह जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो चीन ने 62-63 से पहले ही ले लिया था। पाकिस्तान ने लाल रंग का जो हिस्सा आप देख रहे हैं 5000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, वो इलाका पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। तो 38,000 वर्ग किलोमीटर का लाल वाला इलाका जिसको अक्साई चिन्ह कहते हैं, और दूसरी लाल पट्टी जो छोटी सी है 5,000 वर्ग किलोमीटर की, यह मिला करके 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। यह उस समय का है जब नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो लाजिमी है कि इतने बड़े इलाके पर कब्ज़ा जो है चीन का, हमारा या पाकिस्तान का, वो एक सरकार के कारण रहा है और भारत के लिए एक चुनौती रहा है, वो नेहरू सरकार थी। अब उसी डोकलाम के जिक्र पर आते हैं जिस डोकलाम का उल्लेख राहुल गांधी करना चाहते थे। इतिहास को सामने रखना ज़रूरी होता है। डोकलाम के दौरान चीनी राजदूत ने राहुल गांधी से मुलाकात की और एक तस्वीर आप देखेंगे 2008 की। यह दोनों तस्वीरें हैं और मैं चाहता हूं कि बड़ी वॉल पे मैं लेकर के आऊं ताकि आपको ये दोनों तस्वीरें देख करके ये अंदाज़ा हो कि ये क्या है और कब कब ऐसा हुआ है। तो एक तस्वीर जो आप 2008 की देख रहे हैं, ये तब यहाँ मनमोहन सिंह की सरकार थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके साथ गए हुए थे और दस्तखत जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक MOU पर हुआ। वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या था, इस बारे में आज तक सवाल नहीं हो पाया। ये है कि चीन की पॉलिटिकल पार्टी के साथ देश की उस समय की सत्ताधारी पार्टी ने चीन में जाकर के जो MOU किया वो क्या था।
और जब डोकलाम था, जिस डोकलाम का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, जिसके दौरान वो कह रहे हैं कि चीनी फौज टैंक जब हिंदुस्तान की सीमा पर आ रहे थे, उस समय आपने चीन के हाई कमिश्नर से, माफ कीजिएगा, उसके डिप्लोमेट से मुलाकात क्यों की? जब अपने देश की सेना चीन की सेना के सामने है और टकराव चल रहा है, वहाँ जंग जैसे हालात हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बात का अंदेशा बना हुआ है, उस दौरान आपने चीनी डिप्लोमेट से मुलाकात की और यह सवाल आता है। अब जब आप जनरल नरवणे का हवाला देकर के कोई सवाल पार्लियामेंट के भीतर करते हैं, तो जनरल नरवणे ने उस बात को इनकार किया कि इंच भर भी ज़मीन हिंदुस्तान की गई। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री ने क्या कहा था, ये सिर्फ नरवणे जानते हैं। उनकी किताब जब तक पब्लिश नहीं होती है, तब तक दुनिया, हिंदुस्तान भी नहीं जान सकता है। तो जो बात पर्दे में है, वो सदन में आप लाते हैं, तो उसका कोई प्रमाण होना चाहिए। सरकार यही पूछ रही थी। और अब चैप्टर 4। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बजट 2026-27 का रखा, उस बजट में चीन की चाल का भी ख्याल रहा और हिंदुस्तान की आने वाले दिनों में ज़रूरतें या उसकी बेहतरी है, उसकी भी फिक्र रही। यूँ समझ लीजिए कि अब ना चीन की चाल चलेगी और ना ही अमेरिका की धौंस धमकी। दरअसल ये ताकत है रेयर अर्थ कॉरिडोर का। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान किया। कई मायनों में ये कॉरिडोर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर कैसे ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है। जनवरी 1, 2026 संसद में रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान होता है और अब सप्लाई चेन पर भारत का फोकस है। रेयर अर्थ क्या है, एलिमेंट्स कौन से होते हैं रेयर अर्थ में, और उनके लिए चीन पर हमारी निर्भरता है तो कम कैसे हो सकती है, इसी का रास्ता देता है रेयर अर्थ कॉरिडोर। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आयात पर डिपेंडेंसी कम करने की गुंजाइश भी। क्लीन मोबिलिटी को, स्पीड बैटरी जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आपके मन में इस सवाल को समझते हुए यह बात रख रहा हूं कि आखिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं और ये कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए मील का पत्थर साबित होगा जो कॉरिडोर है। मिनरल्स का एक ग्रुप है जिसको हम रेयर अर्थ कहते हैं। यह 17 एलिमेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप मान लीजिए। एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए इनका इस्तेमाल होता है। जितने गैजेट्स हमारे पास होते हैं उनमें बहुत बड़े लेवल पर इनका इस्तेमाल होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, एयर टर्बाइन, उसकी टेक्नोलॉजी में, स्मार्टफोन में, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सिक्योरिटी डिवाइसेस जितने होते हैं उनमें, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। हमारा आपका जो लैपटॉप है या टीवी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनमें इस्तेमाल होता है। रडार, डिफेंस सिस्टम, इनके लिए भी ये यूजफुल है। एडवांस टेक्नोलॉजी को स्पीड देने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता है। ये जितने चिप्स आप देखते हैं, जिन चिप्स के भीतर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होती हैं, उनके लिए रेयर अर्थ की ज़रूरत होती है। इस वक्त दुनिया में चीन के पास इसका सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का नंबर आता है। और आप इसको याद रखिए कि चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है। 10 देशों के पास जो भंडार हैं उनमें चीन 4.4 करोड़ टन का हिस्सा रखता है, या उसके पास इतना रेयर अर्थ है। ब्राजील
2.1 करोड़ टन, भारत के पास 69 लाख टन और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में 57 लाख टन, जबकि रूस के पास 38 लाख और वियतनाम के पास 35 लाख टन रेयर अर्थ मटेरियल है। ग्रीनलैंड, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे देश हैं जिनके पास रेयर अर्थ मेटल हैं और ये दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज आते हैं उनकी फहरिस्त। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भारत के किन किन राज्यों से रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर गुजरेगा और यही कॉरिडोर जो है हिंदुस्तान के आने वाले समय में डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी और बाकी साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट्स को बहुत मदद करेगा। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यह जो आप देख रहे हैं इस बार के बजट में, इसी को हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर तैयार किया है और इसके जरिए हिंदुस्तान अपने पूरे 140 करोड़ की आबादी के लिए एक नई इबारत लिखना चाहता है। आने वाले वक्त में एक चमकदार चैप्टर हिंदुस्तान की खातिर जोड़ना चाहता है और उसके लिए जो कारगर हथियार है वह रेयर अर्थ मिनरल्स और एक टफ प्रोसेस से ये गुजरता है। सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे से रेयर अर्थ मिनरल्स का पता लगाया जाता है, जो जीएसआई हमारा है। रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग मिनरल्स निकालने के लिए होती है। पत्थरों के साथ ये मिले होते हैं तो तोड़ करके पाउडर बनाया जाता है। पाउडर में से मिट्टी अलग की जाती है। इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल्स को एक खास केमिकल में घोला जाता है, इससे रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स को रिफाइन किया जाता है, एलिमेंट्स को हाई प्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट्स हासिल किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। अब वित्त मंत्री ने इस कॉरिडोर को लेकर के संसद के भीतर जो कुछ कहा था उसको सुनाता हूं। Support the mineral rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. रेयर अर्थ मिनरल आज की तारीख में जिस देश के पास है उसकी तरक्की की राह बहुत चौड़ी और रफ्तार कहीं अधिक है। हिंदुस्तान उसी तरफ जा रहा है और अब चलते चलते रोज की तरह एक इंफॉर्मेशन आपके लिए। एक सामान्य रुई जैसे दिखने वाले सफेद बादल का वजन लगभग 500 टन होता है। ये वजन 10 लाख ट्रकों के बराबर होता है। यानी कि जो बादल आपको दिखते हैं, जिनको कहते हैं कि आप गरजते हो, आप बरसते हो, लेकिन आप उनके वजन का अंदाज़ा लगाइए कि 10 लाख ट्रकों के बराबर वो बादल होता है जो आपको छोटा सा दिखाई पड़ता है। बादलों का वजन इतना भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात न्यूज़ मास्टर में कल फिर होती है। नमस्कार।